Hello everyone, I am your friend Anamika Singh. Today is a new day, so we are going to start our new block 2. In this block, we are going to study 4 units, Unit 5, Unit 6, Unit 7 and Unit 8. If you want the detailed syllabus of NIOS DLED notes, so please refer to my first video, that is Introduction of NIOS Study Notes, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी. इफ़ यू वांट द डिटेल ऑल अबाउट द सिलेबस, यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट ऑफ NIOS. उसका वेबसाइट लिंक भी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी. सो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So in unit 5 we are going to study the strategies to spread UEE. एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज स्कीम्स डेवलप की, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को रन किया, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं NPE 1986 के थ्रू सैंक्शन किए गए थे, तब से इनको चलाया जा रहा है. फॉर एग्जांपल यूपी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट वर रनिंग इन महाराष्ट्र. बहुत सारे स्कीम्स महाराष्ट्र में चल रही थी. इसके अलावा DPEP, दिस प्रोग्राम DPEP, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्ट्रैटेजी टू स्टडी दीज प्रोजेक्ट्स. इसको पढ़ने का एक ही स्ट्रैटेजी है. अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटीज़ इन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया. फिर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजीज़, कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से फंक्शंस रन किए, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन. वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 4 टॉपिक्स इन एवरी प्रोजेक्ट. ऑब्जेक्टिव, देन एक्टिविटीज़, देन स्ट्रैटेजीज़ एंड देन लास्ट इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट कैसे किया गया. सो let's start. Let me start with an example. There is an example that I am going to tell you. There was a student Prakash Ganesh Patil. ये मोहादी दुमका डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चा था. ये सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था. इसका छोटा भाई सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है और इसका जो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है. और प्रकाश के पापा जो है लोहार का काम करते हैं. और ये लोहे की जो बैलगाड़ी जो होती है, उनके बैल के जो खुर होते हैं, जो पैर होते हैं, उनके नीचे लोहे के जो जूते हैं वो फिक्स करते हैं. ये इनका काम है. और इनका ज़्यादातर जो 6 महीने का काम होता है वो शुगर केन कटर्स की वजह से चलता है. तो 6 महीने का काम तो इनको ऐसे ही चलता है. तो गणेश को अपने परिवार के साथ फैक्ट्री की साइट पर जाना पड़ता है दिवाली से पहले. तो पहले तो वो जिला परिषद स्कूल में जाता था, लेकिन जब से उसने पढ़ाई शुरू की उसका वो स्कूल छूट गया. फिर दोबारा ट्रांसफ़र लेना, फिर दोबारा स्कूल में आना उसके लिए मुश्किल हो गया. तो इस तरीके से उसके 2 साल निकल चुके थे. तो इस तरीके के बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया जाए. अगर इस तरीके की सिचुएशन हमारी कंट्री में है तो हमारा एजुकेशन कैसे यूनिवर्सलाइज होगा. एलिमेंट्री एजुकेशन का जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, एम है, वो कैसे फुलफिल होगा. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP के अकॉर्डिंग, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोग्राम्स का स्पॉन्सर किया, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स के थ्रू भी इन बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए और इनको एजुकेट करे. एटलीस्ट दे शुड नो द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग. एटलीस्ट दे शुड नो द 3 hours of our education, that is reading, writing and arithmetic. So this was the main objective, this was the main aim of universalization of elementary education, जो कि इन projects और इन schemes के through fulfill होने वाला था. So before starting the topic, let me introduce you with the definition of universalization of education. What does it mean? As you can see, universalization of elementary education means availability of education everywhere according to specific need of children and place. बच्चा किस जगह पर है, किस कंडीशन में है, उसके बेसिस पर उसको एजुकेशन अवेलेबल कराया जाए. दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. अब सबको पता है प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम 6 years to 11 years एंड अपर प्राइमरी फ्रॉम 11 to 14 years. इसीलिए हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कंबाइन हो जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 6 to
14 years, that is your elementary. And after that the secondary 15-16 years, that is 9th and 10th, and higher secondary is 17 to 18 years of age. सबसे अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, इट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोल सकते हैं इट वाज अ अम्ब्रेला स्कीम, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट. सर्व शिक्षा अभियान के अंदर हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हम पढ़ने वाले हैं ये फॉलो किए थे. इट वाज अ पिरामिड, इट वाज अ अम्ब्रेला, जिसके नीचे बहुत सारे स्कीम्स काम कर रही थी. इट केम अंडर द 5th year 5-year 10th प्लान थ्रू द सर्व शिक्षा अभियान. मतलब 5 साल में हम ये सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू जो है अपना एजुकेशन फुलफिल कर लेने वाले थे इस अम्ब्रेला स्कीम के थ्रू. नाउ इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हमारा मेन एम क्या था, कैसे इसको अचीव कर सकते थे. सबसे पहले तो यूनिवर्सल एक्सेस, हर बच्चे को एक्सेस मिलना चाहिए, चाहे वो खेत में काम करता हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर करता हो, उसको एजुकेशन में हमें लेकर आना है. सिर्फ लेकर आना ही हमारा काम नहीं है, उसको अटेन करवाना है, स्कूल अटेंड करना है उसको रेगुलरली, और रिटेन भी करना है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास पढ़ के वो चला जाए, नो, ही शुड रिटेन इन द स्कूल अंटिल ही फुलफिल हिज एलिमेंट्री एजुकेशन. एंड नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. इस तरीके की, इस क्वालिटी का एजुकेशन उसको प्रोवाइड किया जाए कि एलिमेंट्री फुलफिल करने के बाद ही मस्ट हैव समथिंग फॉर हिज सर्वाइवल इन हिज हैंड. ही मस्ट हैव अटेन सम स्किल जिससे वो पैसे कमा सके, जिससे वो खुद को सर्वाइव कर सके. सो नेक्स्ट, एलिमेंट्री एजुकेशन के ये 3 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं ये यहाँ डिटेल में मेंशन किए गए हैं. नेक्स्ट द प्रोजेक्ट्स. अब हम पढ़ने वाले हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने वाला था. सबसे पहले हम चलते हैं यूपीईपी, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, यूपीबीईपी. ये शुरू किया गया था इन द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, 1993 में स्टार्ट हुआ था ये. और इसका जो कह सकते हैं कि कैंपेन का स्लोगन था उत्तर प्रदेश, इस कैंपेन का स्लोगन था सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड. ये इसका टैगलाइन थी. इसका ऑब्जेक्टिव्स था प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, यूनिवर्सल अचीवमेंट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग. बेसिकली देखा जाए तो हर प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिमिलर थे, जैसे वोकेशनल एजुकेशन देना, जेंडर इक्वलिटी करना, SC ST को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, मींस मार्जिनलाइज ग्रुप जो भी टारगेट ग्रुप है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, स्किल डेवलप करना फॉर यूथ डेवलपमेंट, इसको आप वोकेशनल एजुकेशन भी कह सकते हैं, और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को अचीव करना, ये तो टॉप पर था ही. अब क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई इसको फुलफिल करने के लिए. द स्ट्रैटेजीज वर बेसिकली वेरी सिंपल. सबसे पहले तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क of state and district level planning, management and professional support. State organization were established to build up the institutional capacity. जब तक हमारे स्कूल में कैपेसिटी नहीं होगी बच्चों को रखने की, जब तक उनके पास फैसिलिटी नहीं होगी, हम कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्रोजेक्ट हम चला नहीं सकते. दूसरी स्ट्रैटेजी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम. जो बच्चे 6 साल से पहले हैं उनके लिए भी करिकुलम डिज़ाइन करना, इन सर्विस ट्रेनिंग देना, वुमेन और गर्ल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, स्कूल मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना. मैनेजमेंट यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो अपनाई थी, बेसिक एजुकेशन को उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले 10 जिलों में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, और धीरे धीरे वो जिले फिर बढ़ा दिए जाए. और ये कैसे फुलफिल किया गया, डिप्राइव्ड एरिया में नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू. जो बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं उनको NFE सेंटर्स में, नॉन फॉर्मल एजुकेशनल सेंटर्स में लाकर पढ़ाया जाता था, ताकि वो भी बाकी बच्चों के साथ मैच कर सकें खुद को. एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ थी इसमें. एजुकेशनल एक्टिविटी ऑन कल्चर एंड कम्युनिकेशन, मतलब कल्चर और कम्युनिकेशन के ऊपर एक्टिविटीज़ थी. साइंस और इन्वायरमेंट के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ओके इस तरीके का था. उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन थ्रू NGOs, बहुत सारे NGO भी इसमें हेल्प कर रहे थे नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने में. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेवल वर्कशॉप. अगर स्टेट कोई वर्कशॉप अटेंड करवा रहा है, कोई स्टार्ट कर रहा है, तो वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास, हर एक टीचर के पास पहुँचे, वो भी ज़रूरी था. मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है प्राइमरी टीचर को ही बताई जाए है क्या मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग. इसके अलावा एक कोर ग्रुप बनाया गया फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट. मेन था वुमेन्स डेवलपमेंट, औरतों के डेवलपमेंट के लिए कोर ग्रुप बनाया गया.
इनरोलमेंट ड्राइव, घर घर जाके बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए रिक्वेस्ट की गई, उनको इसका महत्व समझाया गया। पोस्टर वर्कशॉप, एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट टू रूरल लाइब्रेरीज, गांव में भी लाइब्रेरीज खोली गई। कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एजुकेशन सिस्टम, कंप्यूटर को लाया गया ताकि आईसीटी को इन्वॉल्व किया जा सके। एंड महिला सामख्य, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, महिला सामख्य। महिला सामख्य एक्चुअली उन औरतों का ग्रुप था जो कि अपने लोकल एरियाज़ में घूमकर उन बच्चों को स्कूल में लाने का काम करती हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको अटेंड करवाने का, अटेंडेंस और रिटेंशन बढ़ाने का काम ये करती हैं। और ये एक्टिव रोल प्ले करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर और नॉन फॉर्मल सेंटर्स भी चलाने के लिए। ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया, हमने प्लान तो कर लिया, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया हमने। सिलेक्शन ऑफ क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन, पहले हमने देखा कि कौन सी सबसे ज़्यादा आबादी है जिसको जो क्लासरूम से बाहर रही है, क्या वो 1 to 2 वाली है, 2 to 3 वाली, कौन सी वाली है। फिर उसके बाद विलेज में एक माइक्रो प्लान बनाया गया, फिर प्रोजेक्ट का सुपरविजन किया गया और 2 साल तक इसका सुपरविजन किया गया। पहले साल उसका नाम था यूपीबीपी 1 और दूसरे बार उसका नाम रख दिया गया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP। ये जो है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया था, ये प्रोजेक्ट जो है 12 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। फिर आ जाता है लोक जुम्बिश। लोक जुम्बिश मीन्स पीपल मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब लोग अगर अपने काम के वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके एजुकेशन भी उनके साथ जाए, फिर भी उनको एजुकेशन मिलती रहे। ये प्रोग्राम शुरू किया गया था विद द हेल्प ऑफ स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिडा। जो हमने यूपीबीपी स्टार्ट किया था वो हमने शुरू किया था वर्ल्ड बैंक 1993 में, ये हमने स्टार्ट किया था 1992 में विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ईयर याद करना बहुत कंपलसरी है, कई बार DSSB में ऐसा क्वेश्चन आया है कि आपसे ईयर पूछ लिया गया हो कि ये प्रोग्राम किस ईयर में डेवलप किया गया था या फिर इसकी किस एजेंसी के थ्रू इसकी हेल्प हुई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विद द सपोर्ट ऑफ स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसका मेन एम्फेसिस था गर्ल एजुकेशन डेवलपमेंट पर, पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन विद इमीडिएट गोल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड इनिशिएशन ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर पीपल मोबिलाइजेशन, मतलब लड़कियों को शिक्षा दी जाए और पोस्ट लिटरेसी पढ़ने के बाद भी उनको जो मतलब अगर हमने एलिमेंट्री एजुकेशन फुलफिल कर लिया है तो भी वो आगे अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएँ ताकि मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ स्थिरता आ पाए, एस्टेब्लिशमेंट आ पाए। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव था कि 2000 तक टिल ईयर 2000 जितने भी लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह कामों में, उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ देम। दूसरा था टू इम्प्रूव द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, लड़कियों को जो एनरोलमेंट है वो बढ़ाया जाए। एम्पावर वुमेन बाय मेकिंग एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्वालिटी, औरतों को एम्पावर किया जाए। जब हम जानते हैं हमारी पॉपुलेशन की हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से आधी 50% पॉपुलेशन इज़ वुमेन, तो उनको अगर एम्पावर कर दिया इट मीन्स हमने अपनी आधी कंट्री को एम्पावर कर दिया। टू ब्रिंग लिटरेसी लेवल अप टू 80%, जो हमारा लिटरेसी लेवल है उसको 80% तक लेके आना। किस एज ग्रुप के लिए, 15 to 35 ईयर एज ग्रुप के लिए, विद द रेलिवेंट 3R मैंने पहले भी आपको बताए थे क्या क्या थे, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। नेक्स्ट, टू क्रिएट ए सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि टीचर को एक बार ट्रेन कर दे या फिर जो पढ़ाने चले गए वो उनको सिर्फ एक बार ट्रेनिंग मिल गई हो गया, उनकी ट्रेनिंग का एक सिस्टम बने, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, उनको बुक्स प्रोवाइड किए जाए, उनको हैंड बुक्स प्रोवाइड किए जाएँ जिससे लर्निंग प्रोसेस जो हो इम्प्रूव हो सके। एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे कि कितने बच्चे इन्वॉल्व हुए, कितने फिर रिटेन रह पाए, कितने ड्रॉप आउट हो गए, ये सब। अब इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, मतलब मेन बॉडीज़ कौन कौन सी हैं इसमें लोक जुम्बिश में। सबसे पहले तो स्कूल मैपिंग किया गया कि जहाँ पर भी ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर क्या स्कूल्स हैं। माइक्रो प्लानिंग की गई फॉर द ऑपरेशन ऑफ लोक जुम्बिश। सोशल एनिमेटर्स, जो मतलब सोसाइटी के जो सोसाइटी के हमारे समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं वो लोग। टीचर, लोक जुम्बिश फंक्शनरीज, जो लोक जुम्बिश में से जुड़े हुए लोग हैं वो सब, ये सभी लोग इस प्रोजेक्ट के मेन कंपोनेंट्स थे। अब स्ट्रैटेजीज क्या अपनाई गई, बॉटम लेवल मतलब निचले स्तर से लेकर ऊपरे
स्थल तक, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हर एक लेवल पे हमने अपनी प्लानिंग को मजबूत और मजबूत किया है। जैसे कि प्रेरक दल, बाल निर्माण भवन कमेटी, विलेज एजुकेशन कमेटी, क्लस्टर, खंड शास्त्रीय शिक्षा प्रबंधन समिति, ब्लॉक स्टीयरिंग ग्रुप, सपोर्ट मॉनिटर, ये सब हर 5 ब्लॉक्स में। इसके अलावा एक अध्यापिका मंच बनाया गया ताकि औरतें जो हैं, वुमेन जो हैं, पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसके अलावा रिव्यू प्लानिंग मीटिंग्स, RPM, ये बनाया गया। हर महीने रिव्यू किया जाता था काम का और अगले महीने क्या प्लान करना है, किस तरीके का प्रोसेस लगाना है, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और स्टेट लेवल पे मतलब पूरे स्टेट की जो RPM 2 से 3 हुआ करती थी, वैसे 2 से 3 रिव्यू प्लानिंग मीटिंग्स होती थी पूरे स्टेट लेवल पे, ताकि पता चले किस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हो रहा है। इसके अलावा एक सेलिब्रेशन और होता था, एक इवेंट होता था जिसका नाम है प्रवेश उत्सव। जब बच्चा स्कूल में आता था तो उसको पॉजिटिव और क्रिएटिव एनवायरनमेंट मिले, इसलिए ये प्रवेश उत्सव मनाया जाता था, ताकि उसको अपने आप में इम्पोर्टेंस फील हो खुद का। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या अपनाई गई? हॉस्टल फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से कि रिमोट एरियाज से, जहाँ से कि आना जाना रोज़ कर पाना मुश्किल है, उनके लिए हॉस्टल्स बनाए गए। महिला शिक्षण विहार, मतलब अगर 15 साल से ऊपर की लड़कियाँ हैं तो उनको किसी न किसी स्किल में उनको माहिर करना। बालिका शिक्षण शिविर, ये 6 से 8 महीने की जो ब्रिज कैंप चलता था, रेसिडेंशियल कैंप होता था, इसमें 9 साल से ज़्यादा की लड़कियां होती थी और उनको फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी ताकि वो फिर से स्कूल में एंट्री कर सके। इसके अलावा मुक्तागन होता है। मुक्तागन ये जो है एक स्पेसिफिक एरिया पे था, खंडेला क्लस्टर ऑफ किशनगंज ब्लॉक इन बरन में खंडेला डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए चलाया गया था। बेसिकली ये भी एक ट्राइबल एरिया है। मदरसा आप सभी जानते हैं, मदरसा भी बनाया गया था, मतलब मौलवी लोग इसमें पढ़ाते थे। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सहज शिक्षा केंद्र, यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए। और आंगनवाड़ी सेंटर्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर के लिए, ECCE के लिए। ये मेन एक्टिविटीज़ थी। इसके अलावा जो दूसरा, ये हमने 2 प्रोजेक्ट्स पढ़ लिए। थर्ड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट ये भी राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा था और इसके में भी हेल्प कर रहे थे आपकी स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही हेल्प कर रहे थे। इसमें क्या था, टीचर एब्सेंटिज्म, ये हमारा मेजर कंसर्न था, ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था कि टीचर एब्सेंट हो जाते थे जिसकी वजह से यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए क्या निकाला गया सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये था कि 2 लोकल रेसिडेंट्स और एजुकेशनल वर्कर्स जो हैं वो शिक्षा कर्मी कहलाएंगे, वो स्कूल को चलाएंगे। एक टीचर के बजाय हम लोकल में एरियाज़ में से ही, वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों में से ही 2 लोगों को एजुकेशनल वर्कर्स बनाएंगे जिनको हम शिक्षा कर्मी कहेंगे। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम पड़ गया शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। शिक्षा कर्मी बनाने के लिए लोगों को उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत थी, एकेडमिक सपोर्ट की ज़रूरत थी ताकि वो एक टीचर के रूप में अच्छे से काम कर सकें। अब वो कैसे होता? वो होता उनको इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसका भी वही सेम है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये भी आपका सेम है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, वुमेन एंड देयर एम्पावरमेंट, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी किस किस के लिए? पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हाई ड्रॉप आउट एंड पुअर एनरोलमेंट रेट ऑफ द चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज क्या क्या अपनाई गई? एक मॉनिटरिंग मिशन बनाया गया। ये मॉनिटरिंग मिशन क्या करता था? शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट को रिव्यू करता था कि क्या इसमें कमी रह गई, क्या इसमें खामियां रह गई, क्यों इसमें लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इस चीज़ को लेके। इसके अलावा ऑन फील्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता था। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जिससे कि एजुकेशन में सुधार आया। और जेंडर और सोशल सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन देने के लिए भी एक्टिविटीज़ करी गई। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है और जो NGOs हैं, उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और दोनों ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ मिलकर डिज़ाइन किया, ऑर्गेनाइज़ किया। क्या ऑर्गेनाइज़ किया? SK ट्रेनर्स, मतलब शिक्षा कर्मी ट्रेनर्स को ट्रेन करने का जिम्मा लिया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और NGOs ने। अब उसमें पंचायती समिति का सपोर्ट चाहिए, शिक्षा कर्मी सहयोगियों ने, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट
ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को लिया गया और इस तरीके से शिक्षा कर्मी का जो ये प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ा। अब इसको एक्टिविटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व हुई इसके अंदर, देखो 4 एक्टिविटीज़ थी। सबसे पहली एक्टिविटी थी डे सेंटर। शिक्षाकर्मी जो है वो पहले से जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उन्हीं में काम करते थे, उन्हीं को डे सेंटर कहा जाता था। इसके बाद था पहर पाठशाला। जो बच्चे सुबह क्लास 10 नहीं कर सकते, स्कूल अटेंड नहीं कर सकते थे, वो इस प्रहर पाठशाला में रात को आते थे। फिर आता है महिला प्रशिक्षण केंद्र। इसमें क्या करते थे, महिला शिक्षाकर्मी को ट्रेनिंग दी जाती थी। महिला प्रशिक्षण केंद्र में जो बाकी शिक्षाकर्मी हैं वो महिला शिक्षाकर्मी को ट्रेनिंग देते थे। और फिर आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसमें जो ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले बच्चे हैं उन सबको बाकी नॉर्मल एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ लेकर आना, ये इसका एम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी एक चीज़ हटा के उसकी जगह कुछ और लिख के आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी नहीं थी। अब आपको जब आपको पता होंगे चारों एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी तभी आप तो टिक कर पाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। अलग अलग सोसाइटी के स्ट्राटा के लिए महाराष्ट्र ने अलग अलग स्कीम्स निकाली थी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली स्कीम थी सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के लिए। उनके जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, नोमैडिक कास्ट है, ट्राइब्स हैं, उन सब के लिए 10th क्लास तक उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके अलावा फ्री यूनिफॉर्म और बुक मिली, बोर्डिंग हाउसेस थे उनके लिए, हॉस्टल थे फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी। इसके अलावा एनसीईआरटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती थी एससी एसटी के बच्चों को। अटेंडेंस के लिए अलावेंस, 1 रुपये का अलावेंस हर रोज़ मिलता था। आश्रम स्कूल्स बनाए गए और बुक बैंक स्कीम थी। बुक बैंक स्कीम के अंदर क्या होता है, आप पुरानी बुकें सबमिट करके नई बुकें ले जा सकते थे, नई बुक्स जो हैं वो अपने ले जा सकते थे। इसके अलावा गर्ल्स के लिए क्या स्कीम अपनाई गई, ये तो था सोशली डिप्राइव्ड बच्चों के लिए। अब है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए जो स्कीम थी, सबसे पहली स्कीम थी अलावेंस फॉर अटेंडेंस। 1 रुपया दिया जाता था हर रोज़ स्कूल आने के लिए और इसी 75% वर्किंग डेज स्कूल में होने चाहिए थे। इसके अलावा फ्री ट्रैवलिंग पास फॉर गर्ल्स बाय अहिल्या बाय होलकर्स। अहिल्या बाय होलकर जो NGO है उससे फ्री ट्रैवलिंग स्कीम पास दिए जाते थे। इसके अलावा मातृ प्रबोधन प्रोजेक्ट अपनाया गया। इसमें क्या होता था कि जो माएँ हैं, माँओं को चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में समझाया जाता था। इसके अलावा आर्मी स्कूल्स भी इसमें खोले गए। इनमें लड़कियों को नासिक जो है स्टाइपेंड दिया जाता था और उनको आगे फिजिकली फिट रहने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इसके अलावा समूह निवासी स्कूल्स, ये जो रिमोट एरियाज़ में रहने वाले जो बच्चे स्कूल नहीं आ जाते थे, लंबे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रेवल नहीं कर सकते थे, उनके लिए समूह निवासी स्कूल्स जो हैं वो खोले गए थे। अब आते हैं स्कीम्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन, जिसको हम EWS कैटेगरी आज के ज़माने में बोलते हैं। और ये किसी भी कास्ट से, किसी भी इकोनॉमिक्स रिलीजन से जो है वो रिलेट कर सकते थे। उनका इकोनॉमिक वीक होना ही उनको इस ग्रुप में फॉल करवाता था और गरीबी की वजह से उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। इसके लिए क्या स्कीम्स अपनाई गई, सबसे पहला स्कॉलरशिप दिया गया लड़कों को 70 रुपये का और लड़कियों को 80 रुपये का। ओके, EBC मतलब जिनकी एनुअल इनकम, जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 15,000 या उससे कम है उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी। न्यूट्रिटिव डाइट, हर बच्चे को स्कूल में रिसेस के दौरान एक न्यूट्रिटिव डाइट, जिसको मिड डे मील स्कीम कहते हैं, वो दिया जाता था। सावित्रीबाई फूले पेरेंट एडॉप्शन स्कीम, इसमें क्या था, स्कूल के ऑफिसर्स, प्रिंसिपल और जो सोसाइटी के बाकी मेंबर्स हैं वो लड़कियों को अडॉप्ट करते थे और उनके लिए हर महीने कम से कम 30 रुपये, मिनिमम 30 रुपये हर बार उनकी हेल्प करते थे जब तक कि वो लड़कियां 7th स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच जाती थी। एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी ये। इसके अलावा बुक बैंक स्कीम, जिसके मैंने बारे में आपको पहले बताया, इसमें पुरानी बुकें लेकर नई बुकें दी जाती थी और फर्स्ट और सेकेंड को हर क्लास के बच्चों को हर साल न्यू बुक्स ही प्रोवाइड की जाती थी। इसके अलावा आता है स्कीम्स फॉर डिस्टेंट एरिया चिल्ड्रन, जो बच्चे दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में, नोमैडिक हैं, उन लोगों के लिए क्या स्कीम्स चलाई गई। उनके लिए सबसे पहले तो था बालवाड़ीज़ एंड आंगनवाड़ीज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो है स्कीम थी बालवाड़ी एंड आंगनवाड़ी, जिसमें कि न्यूट्रिटिव डाइट दिया जाता था 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को, 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, और जो क्लास 1 to 5 पढ़ते थे उनको मिड डे मील भी दी जाती थी। इसके अलावा आता है आश्रमशाला। इसमें क्या था, जो गरीबी की वजह से जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, उन बच्चों को इन आश्रम में इनरोल किया जाता और इसी आश्रम में उनको पढ़ाई करवाई जाती थी, उनको टेक्स्ट बुक मिलती थी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म मिलती थी, खाना पीना सब यहीं होता था। बेसिकली 2 टाइप के आश्रमशाला थे। फर्स्ट वन दैट इज़ फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 7 और सेकंड इज़ पारा बेसिक आश्रमशाला दैट इज़ फ्रॉम क्लास 5 to क्लास 10। इसके अलावा विद्या निकेतन था, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स टैलेंटेड थे, ये इंस्टॉल किया गया था केलापुर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 1981 में। तो जो टैलेंटेड बच्चे होते थे, ट्राइबल स्टूडेंट्स जो होते थे, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। इसके अलावा जो गर्ल्स थी उनके लिए भी विद्या निकेतन में फ्री एजुकेशन दी जाती थी और आदिवासी बच्चों के लिए 10 सीट रिजर्व थी। इसके अलावा आता है कुर्णशाला। ये मोबाइल स्कूल था। मोबाइल स्कूल मतलब जहाँ भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स थे वहाँ पर ये कुर्णशाला चलती थी। ये चलाया गया था ताराबाई मोदक और श्रीमती अनुताई वाघ द्वारा। इसमें क्या होता था, टीचर बच्चों के साथ साथ उनके जंगल वाले इलाके, उनके रिमोट एरियाज में जाकर उनको पढ़ाते थे। किस चीज़ के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, गुड हैबिट्स और लैंग्वेज के बारे में, ताकि वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सकें। इसके अलावा एक चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट भी यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया। इसमें क्या था कि बच्चों को फुल ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स, अलग अलग पिक्चर्स वाली बुक्स प्रोवाइड की जाए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। उनको बुक में इंटरेस्ट बनाने के लिए डिफरेंट पिक्चर्स वाली बुक प्रोवाइड की जाती थी। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल बच्चे थे जिनको हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, तो MSRT ने उनके लिए बुक्स डिज़ाइन की जो कि उनकी ट्राइबल लैंग्वेज में था, जिसकी वो आराम से पढ़ सकते थे और आराम से पढ़ के समझ सकते थे। नेक्स्ट वाज द स्कीम फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो बच्चे स्कूल से जा चुके हैं उनको वापस स्कूल में लाने के लिए कुछ स्कीम्स चलाई गई। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन वाज द ब्रिज स्कूल। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, 45 डेज के अंदर ही सिलेबस को फुलफिल कराना था और फुलफिल करा के फिर उन बच्चों को वापस स्कूल के अंदर, रेगुलर स्कूल के अंदर भेजना था, ताकि जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो अपनी फिर से 45 डेज में अपनी सिलेबस को फुलफिल करके स्कूल में एडमिशन ले सकें। इसके अलावा इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट था। इसमें क्या था, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया था, गोंडिया, अमरावती, जलन, औरंगाबाद एंड मुंबई। इसमें क्या था, MSRT ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी चाइल्ड लेबर के प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी बच्चों को, मतलब जितने भी बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं उनको हटाया जाए, उनको इस काम से निकाल कर उनको एजुकेशन में डाला जाए। 5 से 8 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल मिले और 9 से 13 साल वाले जितने बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, ताकि फिर से वो चाइल्ड लेबर में चाय के कप धोने या किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पे काम ना करें। और 14 से 17 साल वाले बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए, जैसे वो अगर वो मैकेनिक बनना चाहते हैं या फिर उनको पॉलिटेक्निक के थ्रू किसी न किसी स्किल में उनको माहिर किया जाए, मास्टरी प्रोवाइड की जाए। लेकिन एक शर्त ये थी कि ये सेंटर्स तभी खुल सकते थे जब आपके पास मिनिमम 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती, तभी ये खुल सकते थे। इसके अलावा होती शखरशाला। शखरशाला के बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात की थी। जो पेरेंट्स गन्ने के खेत की वजह से, गन्ने के खेत में काम करने की वजह से अपने आप को माइग्रेट कर लेते थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है सेकेंड सेमेस्टर स्कूल खोले गए थे, जिनको हम शखरशाला बोलते हैं। वो साल के 6 महीने, जो लास्ट के 6 महीने बचते हैं, जुलाई टू दिसंबर, इसी में वो काम करती थी। उस 6 महीने में बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और दोबारा अपने रेगुलर स्कूल में जाके नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेते थे। इसके अलावा आता है केप प्रोजेक्ट। केप प्रोजेक्ट जो है यूनिसेफ ने स्टार्ट किया था, यूनिसेफ इन 1981। मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स को रिमेंबर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़रूरी भी है। आसान के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट किस ईयर में आया था। आप चाहे तो एक लिस्ट बना सकते हैं, उस लिस्ट में आप कौन सा प्रोजेक्ट किस दिन आया ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये केप प्रोजेक्ट यूनिसेफ ने स्टार्ट किया था इन 1981 और इसमें सेल्फ लर्निंग सेंटर्स बनाए गए थे। इसमें क्या था कि जो 25 to 30 स्कूल चिल्ड्रन जो है एजुकेशनल कॉलेज के साथ, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, उसके साथ अटैच होते थे और जब भी उनको टाइम मिलता था पार्ट टाइम क्लासेस करने, वो उन कॉलेजेस में जाते थे और वहाँ के बच्चे उनको पढ़ाई में हेल्प करते थे।
उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग क्लासेस। रेमेडियल टीचिंग क्लासेस में क्या होता था, ये एम फूले हामी योजना के अंदर था। जो भी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए, जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई पर, उनको मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तक पहुंचाने के लिए ब्रिज स्कूल को अपनाया गया। इसके बाद था वस्ती शाला। वस्ती शाला है इनफॉर्मल एजुकेशन। कहाँ पर? हिली, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज में इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना। जहाँ भी स्कूल 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नहीं है, वहाँ पर ये वस्ती शाला होती थी। क्लास 1 to 4 को पढ़ाया जाता था सिलेबस इसमें, क्लास 1 to 4 को, और मिनिमम 15 स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। विलेज एजुकेशन कमेटी इसमें काम करती थी, और जो टीचर इन्हें पढ़ाते थे उसमें 30 डेज़ की ट्रेनिंग उनको डाइट द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट हम करते हैं स्कीम्स फॉर द टारगेट ग्रुप, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो देवदासी जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए। देवदासी की जो प्रथा है, इससे आप सब अच्छे से वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ एक बार आप इसको पढ़िए, ताकि आपको माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट वाज नोन एज देवदासी। तो इसमें क्या था, आपको डिफरेंट सोशल कास्ट, रिलीजन, स्ट्राटा से इसमें देवदासी के जो बच्चे देवदासी बनते थे, उन देवदासी के बच्चों को नेगेटिव सोशल ट्रेडिशन से बचाने के लिए, उनको दोबारा देवदासी बनने से बचाने के लिए ही स्कूल्स में एनरोल करना ज़रूरी था। इसके लिए उनको क्या दिया जाता? न्यूट्रिशनल मील, अटेंडेंस अलावेंस, बुक बैंक योजना, बोर्डिंग स्कूल जिनको स्नेहालया भी बोला जाता है, वुमेन्स प्रबोधन प्रोग्राम एंड फ्री पास योजना। ये सब उन बच्चों के लिए था जो देवदासियों के बच्चे थे। इसके अलावा जो फिजिकली एजुकेशन फॉर हैंडीकैप, जो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए क्या किया गया? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोले गए, डिस्टेंस एजुकेशन, मूविंग स्कूल, रेमेडियल एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन दिया गया। और जो कि डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 1885 में, ये आपको डेट याद रखनी है, 1885 में एक डीफ एंड डम्प स्कूल मुंबई में खोला गया था, जहाँ पर उन बच्चों को भी एक मौका दिया जाता था ताकि वो भी जनरल बच्चों की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकें और जनरल स्कूल में एडमिशन ले सकें। और इसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अब जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो सब DPEP के अंडर जो है काम करते थे, क्योंकि सारे ही प्रोजेक्ट्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाए जा रहे थे, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये अगर बात किया जाए, इन सब प्रोजेक्ट्स का नाम बदल के DPEP कब किया गया? दैट इज़ इन ईयर 1994। ईयर याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मेन गोल था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय गिविंग डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए उसकी खास प्लानिंग की जाए, मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए, एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी एट ऑल लेवल। हर लेवल पर पार्टिसिपेशन हो, प्रोसेस हो, एम्पावरमेंट हो। अब जो DPEP है कई फेज़ में चलाया गया था। जो फेज़ 1 था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था फेज़ 1 वर्ल्ड बैंक की हेल्प से 5 स्टेट्स में, और धीरे धीरे उन स्टेट्स को और बढ़ा दिया गया, और हर स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें चूज़ किया गया था जहाँ पर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड सोसाइटी की प्रेजेंस है और जहाँ पर वुमेन एजुकेशन नेशनल रेशियो से कम है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बहुत ही क्लियर है इसके ऑब्जेक्टिव्स, अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं में से हैं। 100% एक्सेस ऑफ एजुकेशन, 100% इनरोलमेंट, 100% enrollment, 100% retention, children should attain minimum level of learning। ये हर प्रोजेक्ट का मेन एम रहा है। टू कंट्रोल स्टैग्नेशन एंड डिक्रीज ऑफ ड्रॉप आउट, ये एक इंपॉर्टेंट रहा है जो अभी तक किसी भी और प्रोजेक्ट में नहीं आया है। दैट इज स्टैग्नेशन और ड्रॉप आउट को रोकना, मतलब बच्चे एक क्लास में ना रुके, उनको फेल ना किया जाए। स्टैग्नेशन का मतलब होता है उनको फेल ना किया जाए, और ड्रॉप आउट का मतलब होता है फेल होने की वजह से वो ड्रॉप आउट ना हो जाए, स्कूल से बाहर ना निकल जाएं, अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ दें। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव में एक और जो खास बात है जो सिर्फ इसी के अंदर आती है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। टीचर्स की हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के ऊपर ध्यान दें। एंड नेक्स्ट, हर यूनिट, सोसाइटी के हर यूनिट से, चाहे वो SC हो, ST हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, सबका इनरोलमेंट स्कूल में बढ़ना चाहिए। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स, मतलब कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है सिविल वर्कर्स।
सिविल वर्कर्स का काम होता था स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिसमें कि 2 रूम और 1 वरांडा तो मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट, बोरवेल, स्कूल रिपेयर प्रोग्राम, रेसिडेंशियल स्कूल, टीचर क्वार्टर्स, वुमेन हॉस्टल, ये सब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सिविल वर्क्स करते थे। अब आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। बहुत सारे अप्रोचेज अपनाए गए डीपीईपी को फॉलो करने के लिए। फिर आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। इसके लिए एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया, जिससे कि फंड्स का फ्लो फास्ट हो, फंड्स का फ्लो बीच में कहीं रुके नहीं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग की गई है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट था स्कूल प्लानिंग एंड माइक्रो प्लानिंग। स्कूल मैपिंग की जाएगी, कहाँ पर स्कूल की ज़रूरत है, कहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस में प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, कहाँ 3 किलोमीटर के रेडियस में अपर प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, उनको फिक्स करना। और माइक्रो प्लानिंग करना, जिससे कि विलेज एजुकेशन कमिटीज़ के जो रोल्स हैं उनको भी प्ले करने का मौका मिले, विलेजर्स भी कंट्रीब्यूट करें बच्चों को एनरोल करने में, उनको रिटेन करने में स्कूल के अंदर। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया? डीपीईपी हमने इतना बड़ा और इतना अच्छा प्रोग्राम बना लिया, इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमने कुछ स्टेप्स सोचे थे। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ हम अपनी प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करेंगे। फिर ऑल्टर द प्लान, उस डिस्ट्रिक्ट के नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपने पैटर्न को, अपने प्लान को चेंज करना। थर्ड था टू स्ट्रेंथन द प्लानिंग प्रोसेस। जो हमने प्लान किया है उसकी प्लानिंग को स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना, बाय इंक्लूडिंग विलेजर्स, विलेज एजुकेशन कमेटी एंड पंचायत, उसको ट्रांसपेरेंट रखना। फोर्थ था प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट, मतलब एकेडमिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, नॉन फॉर्मल सेंटर्स को चलाने के लिए, या फिर इतने सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए जिन प्रोफेशनल्स की हमने हेल्प ली है, जिन लोकल रेसिडेंट्स की या टीचर्स की हमने हेल्प ली है, उनको प्रोफेशनली रिसोर्सफुल बनाना। उनके पास टीचर्स बुक होनी चाहिए, उनके पास हैंड बुक होनी चाहिए, उनके पास लर्निंग मटेरियल इनफ होना चाहिए ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। इसके अलावा स्कूल को सपोर्ट करने के लिए कंटिजेंस ग्रांट दिया जाए, 2000 फॉर ईच स्कूल एंड 500 फॉर एवरी टीचर एनुअली। ओके, इसके अलावा प्लानिंग शुड क्रिएट लोकल लेवल कैपेसिटी। डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग प्रोसेस में लोकल लेवल भी इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब विलेजर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए। अब स्ट्रैटेजीज और एक्टिविटीज़ क्या थी? एक्टिविटीज़ ये थी कि बहुत सारे लोअर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए ट्राइबल एरिया में। मल्टी ग्रेड लर्निंग हुई। मल्टी ग्रेड लर्निंग मतलब एक क्लास में बैठकर अलग अलग ग्रेड की ही पढ़ाई करना, मतलब एक ही क्लास में एक बच्चा बैठा है जो 1 2 3 पढ़ रहा है, एक ही क्लास में वो बच्चा बैठा भी है जो 4 की टेबल पढ़ रहा है, एक ही क्लास में वो बच्चा बैठा भी है जो एडिशन करना जान गया। मतलब मल्टी ग्रेड टीचिंग की जाए ट्राइबल स्कूल्स, ट्राइबल एरियाज़ में, मेनली ट्राइबल एरियाज़ के लिए था। इसके अलावा एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया पंचायत की हेल्प से, और टेक्स्ट बुक को फ्री प्रोवाइड करवाया गया। नेक्स्ट वाज द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, रिकरेंट टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। नेक्स्ट था कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब था कि विलेज एजुकेशन कमेटी बनाओ, पंचायत मॉनिटरिंग सेल बनाओ, ताकि पेरेंट्स को ओरिएंटेशन मिले, मोबिलाइज कम से कम करें। रिसर्च और इवेल्युएट, एक्शन रिसर्च प्रोग्राम अपनाने के लिए, ताकि एक्शन रिसर्च हो, कहाँ पर सबसे, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है जिसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, स्कूल बेस्ड प्लानिंग। प्लानिंग स्कूल बेस्ड हो, हर स्कूल की अपनी कुछ अलग दिक्कतें होती है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए प्लानिंग की जाए। एनुअल प्लान प्रिपेयर किया जाए, ब्लॉक मीटिंग अपनाई जाए, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड हो, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन की भी आइडेंटिफिकेशन किया जाए कि कौन कौन डिसेबल्ड है, उनको कौन से एड्स की ज़रूरत है, उनके टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है, लोगों का उनके प्रति नज़रिया बदले, ओरिएंटेशन मिले। फिर था गर्ल एजुकेशन। गर्ल एजुकेशन के लिए बच्चों को, लड़कियों को फ्री टेक्स्ट बुक दिया गया और टीचर्स को भी सेंसिटाइज किया गया ताकि वो भी गर्ल्स के प्रति सेंसिटिव हों। डिस्टेंस एजुकेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, मटेरियल के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। एंड मीडिया, पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़ लेटर एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें न्यूज़ लेटर्स को, न्यूज़पेपर्स को पब्लिश कराना। इसके बाद जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जिसकी हमने बात की थी, इसमें कंप्यूटर्स की सप्लाई हो, डायल अप नेटवर्क हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कोई कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर हम कॉल करें और अपना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। इसके अलावा विलेज एजुकेशन रजिस्टर एंड रिटेंशन रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाए ताकि पता चले कितने बच्चे हर विलेज में, हर गांव में इनरोल हुए हैं और कितने उसमें से रिटेन हो पाए हैं। अब इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ा? इसका इम्पैक्ट हम मेनली इन पॉइंट्स से लगा सकते हैं कि इन टोटल अभी सिस्टम में
3,75,000 स्कूल्स हैं और 10,000 नए स्कूल्स उसमें ऐड किए गए। सिस्टम में 513 लाख स्टूडेंट्स थे और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 11 लाख। इसके अलावा अर्ली एजुकेशन सेंटर इसमें 56,124 अर्ली एजुकेशन सेंटर्स खोले गए और इसमें 21 लाख बच्चे आते थे। ऑल्टरनेटिव स्कूल्स जो हैं 56,124 ऑल्टरनेटिव स्कूल्स भी खोले गए और जिसमें कि 21 लाख बच्चे अभी इनरोल हैं। अगर हम इसकी GER की बात करें, GER है 102 ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, और अगर हम नेशनल एनरोलमेंट रेट की बात करें तो 90%, मतलब जितने 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उसमें से 90% बच्चे जो हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आइडिया मिल गया होगा। आप उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनके इस्टेब्लिशमेंट डेट को और कौन कौन सा इंटरनेशनल एजेंसीज इन प्रोजेक्ट्स को चला रही हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इसको जितना